कहानियों में नायक को नायिका की प्राप्ति के लिए लगातार प्रयत्नशील दिखाया गया है, और ये भी फारसी साहित्य का ही प्रभाव है। फारसी साहित्य में भी आपको ऐसी ही कहानियां देखने को मिलती है जहां पर नायक नायिका को प्राप्त करने के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि प्रतीक है, फारसी साहित्य में सूफी काव्य का तो प्रभाव 100% है ही, और सूफी काव्य में ये एक सिद्धांत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि बंदा बंदा यानी व्यक्ति, जीव जीव हर वक्त कोशिश करता है किससे, परमात्मा से मिलने के लिए। परमात्मा जीव से मिलने के लिए कोशिश नहीं करता है। इस वजह से, क्योंकि परमात्मा को स्त्री चरित्र के तौर पे दिखाया गया है, और ज्यादातर फारसी कहानियों में 99% फारसी कहानियों में आपको ये देखने को मिलता है कि हर कहानी में नायक नायिका को प्राप्त करने की कोशिश करता है। समझ रहे जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूं? जैसे फिल्मों में होता है ना, हमेशा हीरो ही हीरोइन को प्रपोज करता है, हीरोइन नहीं करती है हीरो को प्रपोज। बाद की कहानियों में आप देखेंगे तो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये जो है ना, हीरो ही हीरोइन को प्रपोज करेगा, ये फारसी कहानियों का प्रभाव है, फारसी थिएटर का प्रभाव है, क्योंकि वहां पर सूफीज्म हावी था। सूफीज्म की परंपरा में नायिका मतलब कौन? परमात्मा। वो जीव की प्रेमिका है, और उसको प्राप्त करने के लिए वो हर संभव कोशिश करता है, लगातार प्रयत्नशील रहता है। पुराना एक और स्ट्रक्चर बताऊं फिल्मों का, और जिससे आपको चीज क्लियर होगी। पुरानी फिल्मों में हीरो कभी मरता नहीं था, लेकिन दर्शन बदला, नई चीजें ऐड हुई दर्शन में, एक नई फिलॉसफी मिलती है, और उसके बाद आपने देखा होगा कई सारी ऐसी फिल्में आई रिसेंटली जिसमें हीरो मर जाता है अंत में जाकर के। तो ये परिवर्तन होता रहता है दूसरे दर्शनों से, दूसरे सिद्धांतों से प्रभावित होकर के कहानी में, कथा में। जो भारतीय कहानी पहले इस प्रकार की थी कि नायिका नायक से मिलने के लिए बेचैन रहती थी, या कुछ कहानियों में नायक नायिका से मिलने के लिए बेचैन रहता था। फारसी प्रभाव के आ जाने के कारण, सूफीज्म के आ जाने के कारण, ऐसे सारे ग्रंथ जो सूफीज्म से प्रभावित है या सूफी विचारधारा से प्रभावित है, उनमें नायक ही अनवरत प्रयास करता है नायिका को प्राप्त करने के। करेक्ट? लेकिन जायसी ने क्या किया है? इन दोनों चीजों को शामिल किया है। दूसरी चीज को इसलिए शामिल किया है, प्रेम का महत्व बताना उसको। रत्नसेन की और पद्मावती की कहानी को तो इस्तेमाल किया है सूफीज्म को बताने के लिए, और प्रेम के महत्व को समझाने के लिए उसने नागमती जैसा चरित्र डाला है, जो ये बता सके कि प्रेम संयोग की स्थितियों में कैसा होता है, वियोग की स्थितियों में कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है। उस चीज को बताने के लिए उसने नागमती जैसे चरित्र का इस्तेमाल किया है। साथ ही नागमती और पद्मावती जैसी नायिकाओं के प्रेम चित्रण के द्वारा भारतीय पद्धति, जो फारसी पद्धति है, वो ये है कि नायक नायिका की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, और भारतीय पद्धति में क्या होता है, दोनों प्रकार की स्थितियों का वर्णन पहले भी मौजूद था, सूफी काव्य आया तब भी मौजूद था, और इसी वजह से संभवतः वो जो है नागमती जैसे चरित्र को इस्तेमाल करता है अपने काव्य में। अन्यथा उसकी कहानी तो यहीं से साफ हो जाती है। सूफी परंपरा, सूफी मत, सूफी सिद्धांत तो पद्मावती से भी क्लियर हो जाता है। उसको एक चरित्र और इसलिए ऐड करना पड़ा क्योंकि उसको प्रेम का महत्व समझाना था। क्योंकि अभी तक जब आप पहुंचते हैं किसी चैप्टर को पढ़ने के लिए, मान लीजिए पहला चैप्टर है आदिकाल, और मैं डायरेक्ट ये कहूं, आपको ये समझाऊं कि 1050 विक्रम संवत से आदिकाल की शुरुआत होती है, मैं इसके बैकग्राउंड में या इसकी पूर्व परिस्थितियों पर कुछ भी बात नहीं करता हूं, तो क्या आपको यहाँ से ठीक तरीके से समझ में आएगा? कुछ चीजें यहाँ पर आगे अध्यायों में आप जो है कंफ्यूज होते जाएंगे कि ये क्या है, ये कहाँ से आया, अपभ्रंश क्या है, प्राकृत क्या है। हाँ, ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो पहले लोगों के मन में दर्शन को क्लियर करें कि सूफी मत क्या है जो प्रेम को महत्व देता है। प्रेम का महत्व कैसे समझाना है, उसने एक चरित्र ऐड कर दिया अपने काव्य में। तो भारतीय पद्धति के प्रति भी वो आस्था प्रकट करता है। इसी प्रकार सूफी प्रेमाख्यानों में भारतीय और ईरानी काव्य धाराओं का संगम हुआ। कैसे हुआ, अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। कवियों का ज्ञान, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो लोक साहित्य से जोड़ देती है, क्योंकि इन सारे कवियों ने जो सूफीज्म से प्रभावित थे या जिन्होंने सूफीज्म को आधार बना के लिखा,
इन लोगों का कथानक कहाँ से उठाया गया था? लोक से उठाया गया था। इस वजह से ये कवि लोक में उतने ही ज़्यादा प्रचलित हुए, उतने ही ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध हुए, जितना कि लौकिक साहित्य पहले से मौजूद था। क्योंकि कथात्मक तेवर वहीं से उठाया गया, कहानी का ढांचा वहीं से लिया गया। तो इन कवियों का ज्ञान सुना सुनाया अधिक है। कि कहते हैं कि एक समय में ऐसा हुआ था, ये अपनी कहानी की शुरुआत करने में इस तरीके की उक्ति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पद्मावत की भी शुरुआत इसी प्रकार से होती है। कोई कहता है, कोई बखानता है, कोई बात करता है कि ऐसे करके एक चित्तौड़ नाम की नगरी थी, और जब सिंहल द्वीप का वर्णन करता है तब भी कवि यही चीज दोहराता है। यानी कि ज्ञान जो इनके पास है, ज्ञान को तो ये महत्व ही नहीं देते हैं, ये तो प्रेम को महत्व देते हैं। समझाना तो किसको चाहते हैं? ये प्रेम को चाहते हैं, ज्ञान को तो ये दिखाना ही नहीं चाहते। तो ये ज्यादातर सुनी सुनाई बातों में जो है विश्वास करते हैं, सुनी सुनाई जो है कहानी का ढांचा वही अपने साहित्य में इस्तेमाल करते हैं। तत्कालीन तत्कालीन प्रचलित दार्शनिक सिद्धांतों को स्थूल रूप में ही इन्होंने अपनाया है, सूक्ष्म रूप से इन्होंने नहीं अपनाया है। सूक्ष्म रूप कब प्राप्त करते हैं हम? जब हम इनकी पहले तो इनकी कहानी को समझते हैं। जब कहानी का ढांचा हमें समझ में आ जाता है, तब हम खोजते हैं कि इसमें धार्मिक महत्व की क्या चीजें हैं। और जब हम उसके धार्मिक महत्व को ढूंढने लगते हैं, तब हमें धीरे धीरे करके सूत्रों के तौर पे, प्रतीकों के तौर पे इन इन लोगों के दार्शनिक सिद्धांत, इन लोगों के धार्मिक सिद्धांत समझ में आने लगते हैं। तो इन्होंने जितने भी दार्शनिक सिद्धांत इस्तेमाल किए, वो स्थूल रूप में किए। स्थूल का मतलब बड़े बड़े रूप में किए। सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर बेसिक बेसिक चीजें समझाइए, गूढ़ ज्ञान नहीं दिया है उसका। क्योंकि एक बार ज्ञान उस चीज का अगर आप बेसिक चीजें समझा दोगे ना, तब आप एक के बाद एक डीपली क्वेश्चन करने लगते हैं। सबसे पहले आपको समझाया कि व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर आप बोलते हैं कि सर जयपुर को क्या बोलेंगे, हैदराबाद को क्या बोलेंगे, दिल्ली को क्या बोलेंगे, क्या ये सारी एक जैसी हैं? अगर मैं दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद नाम नहीं लेके शहर नाम लेता हूँ, तो क्या ये भी संज्ञा है? तब टीचर आपको समझाएगा कि ये जब आप पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो ये इस प्रकार की संज्ञा होती है, जब पूरी जाति विशेष के बारे में बात करते हैं तब ये इस प्रकार की संज्ञा होती है। तो जब आप धीरे धीरे करके उसके अंदर पहुंचने लगते हैं, तो आप उस चीज का, उस दार्शनिक सिद्धांत का या फिर कोई भी सिद्धांत है, उसकी सूक्ष्म तक पहुंच ही जाते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना था? शुरुआत करनी थी, स्टार्टिंग थी ये। इसलिए स्थूल स्तर पर, बड़े लेवल पर बेसिक बेसिक चीजों को इन्होंने अपने इस काव्य ग्रंथों में दिखाने की कोशिश की है। इस प्रकार उनके साहित्य में न तो पूरी तरह भारतीय दर्शन के सूक्ष्म सिद्धांतों का प्रवेश हो पाया है, और ना ही पूरी तरीके से सूफी दर्शन के सिद्धांतों का प्रयोग हो पाया है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग क्वेश्चन यही करते हैं ना कि सर जायसी का जो पद्मावत है उसमें सूफीज्म कहाँ है? हमें तो नजर नहीं आया। उसमें उसका सिद्धांत कहाँ है? हमें दिखाई नहीं। हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ जायसी का वो पद्मावत पढ़ते हुए कि वहां पर वो सूफीज्म समझा रहा है। हमें तो ये लगा कि वो तो सिर्फ प्रेम कहानी समझा रहा है। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, बड़े स्तर पर उन्होंने सिर्फ सिद्धांतों की, एक तरीके से कहें तो जैसे सांप की सिर्फ पूंछ दिखाई जाती है ना, पूरा सांप नहीं दिखाया जाता है। सांप की पूंछ ही पकड़ाई है सिर्फ, पूरा सांप नहीं बताया उन्होंने कि ये देखिए ये पूरा का पूरा सिद्धांत है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि लोग तक सिर्फ उन्हें अपना मत एक बार पहुंचाना था। जैसे एडवर्टाइजमेंट की जाती है ना कोई प्रोडक्ट की, तो कुछ कुछ चीजें समझाई जाती है, कुछ कुछ चीजें उसके बारे में बताई जाती है, कंप्लीट चीज नहीं बताई जाती उसके बारे में। ए टू जेड चीज कब समझाई जाती है? जब कोई व्यक्ति उसमें इंटरेस्टेड हो, जब कोई व्यक्ति उस चीज को जानना चाहता है। तो न तो सूफी काव्य में पूरी तरीके से भारतीय दर्शन उभर के आया है, न ही पूरी तरीके से सूफी दर्शन के सिद्धांत दिखाई देते हैं। ऊपरी तौर पर सारी चीजें मिलती है। जब कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि अनलह क्या है, और आत्मा परमात्मा, बंदा कौन होता है, बंदा कैसे जो है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अगर प्रयास कंटिन्यू कर रहा है तो कैसे पहुंच सकता है, उसको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये तमाम चीजें जो है वो बाद में जानने की है, पहले वो अपने काव्य के माध्यम से नहीं समझाते। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने मूलतः सूफी मत को अपनाया है, लेकिन उसका विशद वर्णन नहीं किया है। और ये बात पहले भी बताई थी कि कबीर की तरह
या कबीर के तरह दूसरे जो निर्गुण संत हैं उन लोगों की तरह इन्होंने खंडन मंडन की प्रवृत्ति को भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये इनका प्रारंभिक चरण था। जब कोई सिद्धांत फैलने के अपने प्रारंभिक चरण में होता है तो वो खंडन मंडन को नहीं अपनाता है, या फिर इतना तीव्रता के साथ अपनाता है कि वो बस दूसरों को स्वीकार ही नहीं करता है। ये दो ही चीजें हो सकती है, या तो वो अपनाता ही नहीं है खंडन मंडन को, या फिर वो अपनाता है तो सामने वाले को 100% बाइकआउट करता है, पूरा ही उसको नकार देता है। तभी तो वो हावी होगा उस पे, तभी तो उसका प्रचार प्रसार तेज होगा। और या फिर न्यूट्रल रहेगा, वो ना खंडन करेगा ना मंडन करेगा, ना तो बात को नकारेगा ना ही बात को सही कहेगा। वो कहेगा ठीक है ये भी सही है, लेकिन आप मेरे वाली बात भी सुन लीजिए। क्लियर? इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि न तो सूफी साहित्य में पूर्णतया सूफी सिद्धांतों को क्लियर किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से सूक्ष्मता के साथ समझाया गया है, और न ही भारतीय सिद्धांत वहां पे पूर्णतः परिलक्षित होते हैं, बल्कि एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर मूल मूल सिद्धांतों को स्थूल प्रकार से समझाया गया है, प्रतीकों के तौर पे सिर्फ छेड़ा गया है, ये समझ लीजिए। उसके बाद अगर कोई आदमी उसमें इंटरेस्टेड है तो वो उसकी तह तक जाएगा, जानेगा, जानने की कोशिश करेगा। और कहाँ से करेगा? जो लोग उस सिद्धांत को स्थापित करने वाले हैं, जो लोग उस सिद्धांत को समझाने वाले हैं, उनके पास जाएगा। जैसे सिद्धों और नाथों के यहाँ पर आपने देखा है कि साधना की नाम बता देते थे वो, साधना का प्रभाव बता देते थे वो, लेकिन उस साधना को करना कैसे है, ये सीखने के लिए आपको किसी सिद्ध पुरुष के पास ही जाना पड़ेगा। उन्होंने कोई टोना टोटका करके बता दिया। अब ये टोना टोटका होता कैसे है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये सीखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर इंसान के पास जो इसमें दक्ष है। हर कोई नहीं कर सकता उसको, हर कोई नहीं सिखा सकता उसको। तो ठीक वैसे ही इस सिद्धांत को मानने के लिए जानने के लिए, पूर्णतया जानने के लिए इन्होंने सिर्फ क्या कर दिया है, इसकी ऊपरी चीजों को, ऊपरी आवरण को बता दिया है। जैसे किताब का कवर पेज बताया जाता है, उसके अंदर का कंटेंट 100% नहीं बताया जाता है। कवर पेज और इंडेक्स दे दिया, उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फिर वो किताब खरीदते हैं और उस किताब को पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं, एक एक हेडिंग को पढ़ते हैं। ठीक वैसा ही इन लोगों ने किया था। सूफी कवियों का मुख्य केंद्र अवध था, इसका कारण भी आपको कल बताया था, और इसी वजह से इनकी प्रारंभिक भाषा जो है वो अवधी है। अवधि भी कैसी है? ग्रामीण अवधि है, ऐसा नहीं शुद्ध साहित्यिक अवधि है। ग्रामीण अवधि का इस्तेमाल ये लोग करते हैं क्योंकि खुद भी इतने ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, और दूसरा ये भी कारण था कि कहानियां कहाँ से उठाई गई थी? लोक से उठाई गई थी। साहित्य की कहानियां नहीं थी, लौकिक कहानियां थी। और लौकिक कहानियों की भाषा कैसी होती है? लोक की भाषा होती है, जन प्रचलित भाषा होती है। तो सहज सरल अवधि भाषा का प्रयोग ये प्रारंभिक स्तर पर करते हैं। उदाहरण के लिए आप जायसी को ले लीजिए। नूर मोहम्मद ने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। अरबी फारसी के साथ शब्दों के साथ इनके काव्य में ब्रज भाषा के शब्द आपको दिखाई देते हैं नूर मोहम्मद की रचना में। क्लियर? जायसी की अवधि में ठेठ और स्वाभाविक अवधि का रूप मिलता है। ठेठ का मतलब बिल्कुल ग्रामीण अवधि, बिल्कुल शुरुआती स्तर की अवधि का प्रयोग जायसी करते हैं। कथाओं में जहां पर दिव्य अलौकिक अनुभूतियों को व्यक्त करने का उनको अवसर मिला है, उसको उन्होंने समासोक्ति और अन्योक्ति के माध्यम से पूर्ण किया है। अलंकारों का भी समुचित प्रयोग जायसी करते हैं अपने ग्रंथ में। इसी कारण अनेक आलोचक इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? प्रतीकात्मक काव्य मान लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक काव्य कह करके कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मत और अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहते थे, उसको स्थापित करना चाहते थे, इसलिए प्रतीक के तौर पे उन्होंने ये कहानी उठाई और उसको जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। और ये हकीकत में है भी। सूफी काव्य जो है प्रतीक के तौर पे अपने सिद्धांतों को, अपने मूल मतों को स्थापित करना चाहता है, समझाना चाहता है। उसका मकसद कतई ये नहीं है कि लौकिक कहानी को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, बल्कि लौकिक कहानी के माध्यम से अपने मत को स्थापित करना उनका मूल लक्ष्य था। लेकिन पूर्णतः प्रतीकात्मक काव्य भी नहीं है। जब हम काव्य की हिसाब से बात करें तो सूफी काव्य पूर्णतः प्रतीकात्मक काव्य भी नहीं है, क्योंकि वो कथात्मक तेवर रखता है और प्रतीकों को भी इतना गूढ़ तरीके से वो इस्तेमाल भी नहीं करता है। थोड़ी देर पहले ही हमने इस चीज पे बात की कि न तो उसमें पूर्णतया भारतीय दर्शन उतर पाया है और न ही पूर्णतया उसमें सूफी दर्शन उतर पाया है।
एक मध्य की स्थिति में ले जाकर वो छोड़ देते हैं कि अब अगर आप जानना चाहते हैं तो उतरिए इसमें, नहीं जानना चाहते तो यहीं से देख के वापस चले जाइए। अधिकांश रचनाओं में आपको दोहा चौपाई शैली का प्रयोग मिलता है क्योंकि ये सबसे सरल और सबसे अच्छी शैलियां थी। शैलियां तो बाद में बन गई दोहा और चौपाई को मिला करके, बल्कि ये कहूंगा कि ये ऐसे छंद थे जिनका प्रयोग पहले से होता आ रहा था, और इन छंदों का प्रयोग करके कहानी को एक प्रवाह के साथ कह सकता था कोई भी कवि, और इसी वजह से इन लोगों ने इन छंदों का प्रयोग किया। और दूसरा कारण ये है कि ये लोक में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले छंद थे, इस वजह से इनको इस्तेमाल करता है कवि। बाद में इसी पद्धति को तुलसीदास ने अपने मानस में, रामचरितमानस में स्थान दिया। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का पूछा गया क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया है उन्होंने, लेकिन ये कहाँ से प्रभावित होकर किया, किस कवि से प्रभावित होकर के किया? तो उत्तर था पद्मावत जायसी। इन छंदों के अलावा कहीं कहीं पर आपको सोरठा मिल जाता है क्योंकि दोहे के जैसा ही होता है। इसके अलावा सवैया मिल जाता है। बरवे छंद का भी प्रयोग कहीं कहीं पर मिलता है, बहुत कम। और बरवे छंद को प्रकाश में कौन लेकर आता है, किसी को पता है? इसका प्रिय छंद था बरवे। करेक्ट, इस चीज को ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन है डीएसएसबी का। बरवे छंद रहीम दास द्वारा सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया, सबसे सुंदर प्रयोग किया गया। और एक और बात, एक ग्रंथ है तुलसीदास जी का बरवे रामायण, नाम सुना होगा ना आपने। बरवे रामायण की रचना रहीम दास जी के कहने पर ही तुलसीदास ने की थी, और उस पूरी रचना में बरवे छंद का ही इस्तेमाल किया है। ये भी एक फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा। प्रेमाख्यानक काव्य प्रधान शैली में रचे गए प्रबंध काव्य के निर्वाह को निभाने की कोशिश हुई है। ज्यादातर ये रचनाएं जो है प्रबंधात्मक तेवर लिए हुए, प्रबंधात्मक रूप लिए हुए आपको दिखाई देती है। प्रेमाख्यानक काव्य मतलब वो काव्य जिसमें सूफी काव्य धारा को प्रचारित प्रसारित करने की कोशिश की गई है। कथानक को गति देने के लिए और कथानक में कथानक को गति देने के लिए उन्होंने क्या किया है, रूढ़ियों का प्रयोग किया। अदरवाइज तो कहानी बहुत स्लो हो जाती। कहानी को थोड़ा सा फास्ट मोड पे लेकर आए, कहानी को थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया है, रूढ़ियों का प्रयोग किया है। जैसे आदिकालीन काव्य में भी हुई है रूढ़ियों का प्रयोग। क्या होती है रूढ़ियां, वो पहले हमने डिस्कस की है। आदिकालीन काव्य जब हम पढ़ रहे थे उस समय कथानक रूढ़ियां क्या होती है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। ये आपने अगर चंद्रकांता सीरियल देखा है तो ये और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि कथानक रूढ़ियां क्या होती है। ये कथानक रूढ़ियां भारतीय साहित्य परंपरा के साथ साथ ईरानी साहित्य परंपरा से भी ग्रहण की गई है। जो रूढ़ियां भारतीय दर्शन में थी, रासो काव्य ग्रंथों ने इस्तेमाल की थी। इसके अलावा कुछ नई रूढ़ियां भी यहाँ पर प्राप्त होती है, उनका भी प्रयोग ये लोग करते हैं। और वो कहाँ से आती है, वो फारसी साहित्य से आती है, ईरानी साहित्य से आती है। ईरानी फारसी एक ही चीज। जैसे उदाहरण के लिए चित्र दर्शन, किसी चित्र को देख करके उस व्यक्ति के मन में, चरित्र नायक के मन में उत्कंठा जागती है, उससे वो प्रेम करने लगता है। सुख सारिका का मतलब क्या है? सारिका क्या होती है? सारिका का मतलब होता है वो जो कोई समाचार को आगे आगे पीछे करता है। हाँ, जो किसी समाचार को फॉरवर्ड करता है, पहुंचाता है, दूत के तौर पे जो काम करता है। सुख सारिका मतलब, सुख मतलब तोता, तोते को दूत के तौर पे इन लोगों ने इस्तेमाल किया है सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा में। तोते को दूत के तौर पे इस्तेमाल किया है। ये क्या है, कथानक रूढ़ियां हैं, ताकि कहानी स्मूथली बढ़े, कहानी जो है फास्ट मोड पे चले। जैसे बॉलीवुड फिल्मों में होता है ना, कोई बीच में गाना डाल दिया जाता है और अचानक से हीरो जो है 5 साल से 25 साल का हो जाता है, एक गाने में ही 2 मिनट में उसकी एज बढ़ जाती है। कहानी को स्मूथ करने के लिए, कहानी को फास्ट फॉरवर्डिंग करने के लिए, गति देने के लिए वो ऐसा प्रयोग करते हैं। नायिका का रूप श्रवण करके, किससे? सुख सारिका से नायिका के रूप को सुन करके नायक जो है उस पर आसक्त हो जाता है। मंदिर में दोनों युगल मिलते हैं। ये कहानियां भारतीय दर्शन से उठाई गई है तथा प्रेम व्यापार में परियों इत्यादि की कल्पना और देवी देवताओं के सहयोग से
जो है कपल मिलते हैं, उड़ने वाली राजकुमारियों की कल्पना फारसी साहित्य से ली गई है, ईरानी साहित्य से आती है। क्लियर हुई बात? कुछ कथानक रूढ़ियां भारतीय साहित्य से लेते हैं ये, और कुछ कथानक रूढ़ियां जो नई आती है इनके साहित्य में, वो आती है फारसी साहित्य से, ईरानी साहित्य से। प्रेमाख्यानों में प्रधानतः श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का सुंदर चित्रण इन ग्रंथों में मिलता है, परंतु क्योंकि ये सूफी मत है और सूफी मत को स्थापित करना चाहते हैं, और सूफी मत के हिसाब से आत्मा छटपटाती है परमात्मा से मिलने के लिए, हर समय वो वियोग महसूस करती है। इसी वजह से इन काव्य ग्रंथों में वियोग पक्ष को ज्यादा प्रभावशाली तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये उनकी मजबूरी थी कि वो वियोग पक्ष को बढ़ा चढ़ा के दिखाएं। प्रेम मार्ग का महत्व समझाने के लिए, वियोग पक्ष को बढ़ाने चढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, अतिरिक्त किरदारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जायसी नागमती का करते हैं। वियोग पक्ष को ज्यादा मार्मिक और प्रभावशाली बनाने की कोशिश की गई है मजबूरन। अन्य रस इसमें गौण है, ज्यादा नहीं दिखाई देते। वीर रस का यदा कदा प्रयोग करते हैं ये लोग। पद्मावत में वीर रस का समावेश आपको मिलता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं जहां पर आपको वीर रस का प्रयोग मिल जाता है, लेकिन कम, ज्यादा श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार में भी वियोग को ज्यादा इस्तेमाल ये लोग करते हैं। के पीछे सीधा सा कारण है, सूफी मत को प्रचारित प्रसारित करना था इनको।